अधूरा हिसाब। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और द रॉयल इन के मालिक आर्यन के सिर पर उसकी कामयाबी का जुनून सवार है। होटल की 10वीं सालगिरह पर वो मीडिया और बड़े वीआईपी मेहमानों के बीच घिरा हुआ है। इसी दौरान होटल के गेट पर फटे हाल में एक भिखारी रामदीन आता है। होटल मालिक से मिलने की बात सुरक्षा गार्ड से करता है। होटल का गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है। रामदीन वहीं पास के एक कोने में बैठ जाता है। उसे बार बार वहां से जाने को कहने पर भी रामदीन टस से मस नहीं होता। होटल में आने जाने वाले की नज़र उस भिखारी पर टिकती। कोई उसका मजाक उड़ाता तो कोई उसे यहां से निकल बाहर करने की बात करता। थोड़ी देर में होटल मैनेजर विक्रम शर्मा भी वहां आ पहुंचा। रामदीन मैनेजर की बात भी मानने को तैयार नहीं। वो बस एक ही रट लगाता, मुझे होटल के मालिक से मिलना है। जब भिखारी ने किसी की एक नहीं सुनी, तब मैनेजर होटल मालिक आर्यन राय को फोन कर सारी बात बताता है। वो कहता है, एक भिखारी होटल के गेट के सामने बैठा है, बहुत समझाने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहा। वो आपसे मिलने के बाद ही हटने की बात करता है। इस समय आर्यन केबिन में बैठे टीवी देख रहा होता। मैनेजर विक्रम की बात सुनकर आर्यन गुस्से से लाल हो जाता है। आर्यन अपनी अमीरी के रौब में चिल्लाकर कहता है, विक्रम, तुम्हें पता है मेरी 1 मिनट की कीमत कितनी है? किसी भी ऐरे गहरे भिखारी को यहां से धक्का देकर बाहर निकालो। मेरा मूड और होटल का माहौल खराब मत करो। मैनेजर बार बार रामदीन को बेइज्जत करता है, उसे गंदगी कहता है, लेकिन रामदीन एक पत्थर की तरह वहीं अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिसे देखकर वहां आए रईस मेहमान नाक भौं से कोड़ने लगते हैं। मैनेजर अब आर्यन के केबिन में पहुंचता है, कहता है, सर, वो भिखारी जा नहीं रहा है, लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं। ऐसे में हमारे होटल की रेटिंग गिर सकती है। सोशल मीडिया वाले होटल की बदनामी करेंगे। जब बात होटल की रेपुटेशन पर आती है, तब आर्यन का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से तमतमाता हुआ कोट का बटन ठीक करते अपने केबिन से बाहर निकलता है। उसके चलने के अंदाज में घमंड और ताकत साफ झलक रही थी। वो तेजी से रामदीन की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों साफ नजर आ रही थी। भिखारी के पास पहुंचकर आर्यन भी चिल्लाता है, ऐ बुढ़े, यहाँ क्यों तमाशा बना रखा है? मेरे होटल का नाम बदनाम हो रहा है। अपनी ये गरीबी और बदबू लेकर कहीं और जा, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। रामदीन धीरे से अपनी गर्दन उठाता है। आर्यन जैसे ही उसे हाथ लगाकर उठाने के लिए झुकता है, उसकी नज़र रामदीन की उन बूढ़ी आंखों पर पड़ती है, जो गुस्से से नहीं बल्कि एक गहरे दर्द और अपनेपन से उसे देख रहा होता है। रामदीन धीरे से कहता है, आर्यन, तू बिल्कुल वैसा ही चिल्लाता है जैसे बचपन में खिलौना न मिलने पर चिल्लाता था। ये सुनते ही जैसे आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका सारा अमीरी का रौब एक पल में ढह जाता है। उसे याद आता है 25 साल पहले उसके पिता रामदीन ने उसे बचाने के लिए खुद को पुलिस और आग के हवाले कर दिया, ताकि ठाकुर भानु प्रताप जैसे गुंडे आर्यन को नुकसान न पहुंचा सकें। आर्यन को समझ आता है कि जिस रेपुटेशन को बचाने के लिए वो इस बुजुर्ग को निकालने आया था, उस रेपुटेशन की नींव ही इन बूढ़े हाथों के बलिदान पर टिकी है। वो वहीं सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से अहंकार के नहीं, प्रायश्चित के आंसू बहने लगते हैं। वो अपने पिता के गंदे पैरों को अपने महंगे रुमाल से पोंछता है और मैनेजर की तरफ देखकर दहाड़ता है, आज से इस होटल का मालिक मैं नहीं, मेरे ये पिता हैं। जिसे तुम बदबू कह रहे थे, वो मेरी कामयाबी की असली खुशबू है। इसके बाद आर्यन घुटनों के बल बैठ जाता है, अपना सिर रामदीन के धूल भरे पैरों पर रख देता है। वो सिसकते हुए कहता है, बापू, मुझे माफ कर देना। मैं भूल गया था कि ये जो मखमल के सूट मैंने पहन रखे हैं, इनकी सिलाई आपके हाथों के छालों से हुई है। मैं अपनी कामयाबी के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे उस सूरज की पहचान ही नहीं रही जिसने खुद जलकर मेरे जीवन का अंधेरा मिटाया। आर्यन कहता है, देख लो सब, जिसे मैं अपनी रेपुटेशन कह रहा था, वो इस फकीर की दी हुई खैरात है। जिसे मैं अपना साम्राज्य समझ रहा था, वो इनके बलिदान की राख पर खड़ा हुआ एक खिलौना है। मैनेजर विक्रम, आपने कहा था ना कि ये गंदगी है, तो सुन लो, ये वो मिट्टी है जिसमें मेरी जड़ें हैं। अगर आज ये मिट्टी ना होती तो ये आर्यन नाम का दरख्त कभी खड़ा नहीं होता। आर्यन वापस पिता की ओर देखकर रोते हुए कहता है, बापू, आपने मुझे उस दिन ट्रक में इसलिए नहीं बिठाया था कि मैं बड़ा आदमी बनकर अपनों को ही पहचानना छोड़ दूं। आपने मुझे इंसान बनाने के लिए खुद को कैदी बनाया। और मैं क्या बन गया? एक पत्थर, जिसे अपनी चमक पर तो नाज था, लेकिन अपनी नींव की कोई कदर नहीं थी। आज ये होटल, ये दौलत, ये शोहरत, सब हार गया आपके इन 2 आंसुओं के आगे। मुझे ये रॉयल इन नहीं चाहिए बापू, मुझे बस वो पुरानी रोटी और आपका वो कंधा चाहिए जहां बैठकर मैं पूरी दुनिया जीत लेता था। मुझे माफ कर दो बापू, इस बदनसीब बेटे को माफ कर दो।
शुरुआत में आर्यन को यह नहीं पता था कि रामदीन ने जब आर्यन को ट्रक में बिठाया तो उसे सिर्फ इतना कहा था, बेटा तू शहर जा, मैं थोड़ी देर में पीछे पीछे आता हूँ। दरअसल हुआ ये कि रामदीन का बेटा आर्यन बहुत छोटा था, उसकी पत्नी भी साथ थी। रामदीन शहर की सोना उगलती जमीन पर ढाबा चलाता था। भूमाफिया ठाकुर भानु प्रताप की नज़र रामदीन के ढाबे पर थी। वो उस जमीन पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। ढाबा नेशनल हाईवे के बिल्कुल कोने पर थी। जमीन की कीमत करोड़ों में होने से ठाकुर चाहता रामदीन अपनी जमीन उसे कौड़ियों के भाव बेच दे। जब रामदीन ने मना कर किया तो ठाकुर ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना ली। रामदीन अपनी पत्नी कमला और बेटा आर्यन के साथ वही ढाबे के पीछे रहता। एक दिन ठाकुर भानु प्रताप ने अपने कुछ गुंडों को ढाबा भेजा और पूरे ढाबे को आग के हवाले कर दिया। रामदीन किसी तरह अपनी जान बचाते आर्यन को लेकर बाहर आ गया, पर पत्नी उस आग में जलकर मर गई। इसके बाद रामदीन ने आर्यन को एक ट्रक में बैठाकर भेज दिया। रामदीन ने इस आगजनी घटना की शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस ठाकुर भानु प्रताप की जेब में थी। पुलिस ने उल्टा रामदीन पर ही इल्जाम लगा दिया कि उसने बीमा के पैसे ऐंठने के लिए खुद अपने ढाबे में आग लगाई है। ठाकुर ने फर्जी गवाह खड़े कर दिए। गवाहों ने पुलिस को बताया कि रामदीन ने ही अपनी पत्नी को आग में झोंक दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव और झूठी गवाही के आधार पर रामदीन को उम्र कैद की सजा सुना दी। रामदीन ने 15 साल जेल में काटे। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा कुछ साल कम कर दी गई। जब वो बाहर आया तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास न घर था, न ढाबा, और न ही ये पता था कि आर्यन कहाँ है। वो सालों तक उसी शहर में मजदूरी करता रहा। सड़क पर एक पेड़ के किनारे रात गुजार लेता। उसे बेटे आर्यन की बहुत याद आती। साथ ही वो ये चिंता में भी रहता, पता नहीं आर्यन किस हाल में और कहाँ होगा। आर्यन उसका इकलौता बेटा था। जेल में रामदीन का एक कैदी गोकुल के साथ रहता। दोनों आपस में अपना दुख दर्द बांटते। रामदीन ने एक दिन बातों बातों में अपना किस्सा सुनाया। उसकी बात सुनकर गोकुल भी उदास हो गया। जेल में रामदीन रोज अपने हिस्से का खाना खिलाता, जिससे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये संयोग ही था कि दोनों की रिहाई की तारीख एक ही थी। दोनों साथ साथ जेल से रिहा हुए। इसके बाद गोकुल अपने गांव चला गया। अब रामदीन भीख मांगकर अपना दिन गुजारने लगा। बेटे आर्यन की याद उसे खूब सताती। इधर आर्यन को एक अनाथालय का सहारा मिला, जहां उसका बचपन गुजरा। समय के साथ आर्यन की उम्र भी बढ़ती गई। आर्यन जब अनाथालय से निकला तो उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसके पिता के ढाबे के मसालों की वो गुप्त रेसिपी जो उसे याद थी। उसने सड़कों पर पिताजी के स्वाद का ठेला लगाना शुरू किया। लोग उस स्वाद के दीवाने होते गए। शहर में आर्यन के ठेले का नाम चलने लगा। धंधा चमकने पर आर्यन ने काम करने नौकर भी रख लिए। आमदनी भी बढ़ती गई और आर्यन ने अच्छा खासा पैसे जोड़ लिए। अब आर्यन अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहता। धीरे धीरे उसने उस जगह को खरीदा जहां कभी पिता का ढाबा था। इसके लिए आर्यन ने बैंक से लोन लिया और दिन रात एक करके उसी राख के ढेर पर द रॉयल इन खड़ा किया। बहुत कम समय में आर्यन के होटल का नाम चलने लगा। एक समय ऐसा आया कि अब आर्यन के नाम की गिनती अमीरों में होने लगी। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपने मन में सोचता, किस्मत ने उसे गलियों का धूल बना दिया, पर मेरे लिए वही धूल माथे की तिलक बन गई। बाप का साया जब सिर से उठता है तो धूप सीधी रूह को चलती है। आज 20 साल बाद मेरी रूह को छांव मिली है। रिश्तों का हिसाब रुपयों में नहीं, आंसुओं और वफादारी में होता है। शहर की भाग दौड़ और द रॉयल डाइन की भव्यता आर्यन को एक सख्त और अनुशासन प्रिय बॉस बना दिया। इधर ठाकुर भानु प्रताप की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अवैध कारोबार के चलते पुलिस एक दिन उसे पकड़ कर ले गई। मामला अदालत पहुंचा और कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी। पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ठाकुर बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। आर्यन ने उसकी हवेली को खरीद लिया। वहां गरीबों के लिए एक सुविधा युक्त अस्पताल शुरू किया। यहीं से आर्यन के कदम समाज सेवा के लिए आगे बढ़े और कुछ दिनों में समाज सेवा के क्षेत्र में उसका नाम होने लगा। इससे उसे बहुत सुकून मिलता। वो मन में सोचता, जिस इंसान ने मेरे पिता से उसका ढाबा छीना, मैंने उससे उसका गुरूर छीन लिया। ये होटल सिर्फ बिजनेस नहीं, ये एक बेटे का अपने पिता के लिए लड़ा एक युद्ध है। मेरे पिता ने सिखाया था कि दुश्मनी का जवाब दुश्मनी नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से देना चाहिए। आप जीत गए थे क्योंकि आपने आग लगाई, लेकिन मैं जीत गया क्योंकि मैंने उस आग से अपना सूरज बना लिया।
होटल की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। शहर के सभी स्तर के लोग इस आयोजन में शामिल हुए। आर्यन कहता है, आज इस चमकते हुए होटल को देखकर आप सबको लग रहा होगा कि आर्यन बहुत सफल इंसान बन गया। लोग कहते हैं कि मैंने शून्य से साम्राज्य खड़ा किया, पर यह झूठ है। सच तो ये है कि इस आलीशान इमारत की एक एक ईंट मेरे पिता के उस बलिदान के कर्ज पर टिकी है, जिसका हिसाब दुनिया का कोई बैंक नहीं चुका सकता। जिस रात बापू ने मुझे उस ट्रक में बिठाया था, उस रात उन्होंने सिर्फ अपना बेटा नहीं त्यागा था, उन्होंने अपनी आत्मा और अपनी पूरी दुनिया का त्याग किया, ताकि मैं गरीबी की आग में जलकर राख न हो जाऊं। उनकी दुआ से आज मैं यहां तक पहुंच सका, नहीं तो किसी फुटपाथ पर दम तोड़ रहा होता। पिता का हाथ थामकर आर्यन कहता है, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। लोग कहते हैं कि बेटा बाप का नाम रोशन करता है, पर आज मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूं कि बाप की औकात से बेटे की पहचान तो दुनिया करती है, पर जो पिता की फकीरी को भी शहंशाही बना दे, असली बेटा वही होता है। आज से मैं इस होटल का मालिक नहीं, बल्कि आपके इस नए ढाबे का सबसे पहला वेटर हूं। स्वागत है घर वापस मालिक। दुआएं साथ चलती हैं, कभी खाली नहीं जाती। पिता की दी हुई रोटी कभी भुलाई नहीं जाती। तो दोस्तों, ये थी कहानी आर्यन और उसके पिता रामदीन की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का वो आईना है जो हमें बताता है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी नींव को कभी नहीं भूलना चाहिए। रामदीन ने अपना ढाबा खोया, अपनी पत्नी को खोया और अपनी जिंदगी के 15 साल जेल में गुजारे, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा एक नाम बन सके। और आर्यन, जो अपनी सफलता के घमंड में अंधा हो चुका था, उसे अंत में समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी रेप्यूटेशन बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपने माँ बाप के आशीर्वाद में होती है। याद रखिएगा, माँ बाप की दुआएं वो ढाल होती हैं जो हमें उस वक्त भी बचाती हैं जब हमारी अपनी ताकत जवाब दे जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो अपने पिता के लिए एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट्स में आई लव यू पापा लिखना न भूलें। जेबें खाली थीं फिर भी मना नहीं किया। मैंने अपने बाप से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। वो जलते रहे धूप में ताउम्र, क्योंकि उन्हें मेरे सिर पर कभी पसीना नहीं देखा। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इसी तरह भावनात्मक और इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।